दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे, जो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं वह है वंशागति का आणविक सिद्धांत। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि डीएनए को डीऑक्सीराइबो क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जानने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा जाता है। ये मैं आज बताने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर का सबसे पहले जो परिचय होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम का इसमें जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय होता है उसके बारे में जानेंगे। परिचय क्या होता है, तो हम लोग इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ के, इसके पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ कर आए हैं। जो मेंडल का जो प्रयोग था उससे कुछ रिलेटिव मतलब इस चैप्टर से है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था, तो मेंडल ने प्रयोग तो किया था, लेकिन अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए थे कि मतलब कौन से कार्य के कारण क्या होता है, आनुवंशिकता का कार्य करता है, ठीक है ना। ये आज तक भी मतलब पता नहीं चल पाया जब मेंडल यह प्रयोग कर रहे थे। तो मेंडल ने जब प्रयोग किए तो उनके बाद की जो प्रक्रिया हुई वो 1920 से लेकर के 1960 तक की प्रक्रिया यह चलती रही, और उससे में यह पूर्ण रूप से यह जानकारी नहीं मिल पाया कि कौन से वो कारक होते हैं जो कि मतलब आनुवंशिकता का कार्य करते हैं जीवधारियों में, ठीक है ना। जो कुछ भी हो, डीएनए आरएनए जो में जो जिस किस्म में हो, आखिर कौन सा वो कारक है जिसके कारण आनुवंशिकता का कार्य चलते रहता है। इस सतह में यानी 1920 से लेकर के ये जो समय था 1920 से लेकर के 1960 तक का जो बीच का समय था, इस समय में कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिकों ने आने के बाद उसने अपना अपना क्या रखा, मत रखा, ताकि हम अपने इस प्रयोग से साबित कर सकें। किसी ने कहा हमने इस प्रयोग से साबित करेंगे, कोई कहा हम इस प्रयोग से साबित करके और यह पता कर सकते हैं कौन ऐसा कारक है जो आनुवंशिकता कार्य करता है। लेकिन यह वैज्ञानिकों के अंदर एक मतलब कि ये बना रहा, एक तरफ कल्पना बना रहा कि आखिर जब प्रोटीन डीएनए में पाया जाता है, केंद्रक में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से डीएनए बना होता है, तो फिर आखिर इसका मतलब प्रोटीन ही आनुवंशिकता कार्य करता है। ये सारे वैज्ञानिकों का सोच यही रहा कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता कार्य कौन करता है, प्रोटीन ही करता है, ठीक है ना। इस समय वैज्ञानिक जो काम किए थे, इस समय वैज्ञानिक जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ग्रिफिथ था, जैसे मान लीजिए मोर था या चेस, ठीक है ना, वाटसन एंड क्रिक, ये सारे वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोग इस समय में किए थे। यानी 1920 से लेकर के 1960 के बीच की जो कड़ियां हैं, इस कड़ियों में अपना अपना प्रयोग किए थे। लेकिन सबके मन में यही बात था कि वह प्रोटीन ही आनुवंशिकता कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक्यूरेट नहीं बता पाए कौन सा कारक होता है जो आनुवंशिकता कार्य करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने उस लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम जानेंगे, इस परिचय में जानते हैं कि आखिर कौन सा लक्षण है, कौन सा कारक था, उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। क्या सिद्ध उस समय किया गया जब वाटसन क्रिक डीएनए का द्विकुंडलीय, जब उन्होंने क्या किया, उसकी संरचना को देखा और उसकी संरचना को जब पारित किया अपने सिद्धांत में, तो उस समय यह साबित हो गया कि डीएनए ही अंदर, जो डीएनए के अंदर जो कार्य होता है, जो डीएनए होता है वही आनुवंशिकता कार्य करता है, यानी प्रोटीन कार्य नहीं करता है। यह कब पता चला? जब वाटसन और क्रिक ने जब डीएनए के द्विकुंडली को क्या किया, संरचना को पारित किया। यानी जब वाटसन और क्रिक ने इस संरचना को क्या किया, पारित किया, तब पता चला कि डीएनए जो होता है वही आनुवंशिकता कार्य करता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वही लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा हम इसका अनुलेखन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा अनुलेखन भी कर सकते हैं, अनुवाद भी कर सकते हैं, इनकी व्याख्या करके इसको हम विस्तार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी इसके इस चैप्टर में, इसका इंट्रोडक्शन के रूप में। तो इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था, जो परिचय था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया किस तरह की प्रक्रिया हुई थी और आगे चलकर क्या हुआ। तो सर्वप्रथम जब ये प्रक्रिया चालू हुई, इसमें हमको देखने को मिला न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए की संरचना, यानी केंद्र की संरचना किस प्रकार हुई, सर्वप्रथम यह पॉइंट्स आता है। तो आगे अब हम जानेंगे कि डीएनए की जो संरचना है, यानी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना
कैसे बनी या किसने बनाया या क्यों, कौन इसको नाम दिया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें आप लोग जान लीजिए। केंद्रक में देखा गया जो द्रव्य होता है उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने, एफ मिशनर ने क्या नाम दिया, जो इसमें केंद्रक के पास में जो लिक्विड देखा गया, एफ मिशनर इसको नाम क्या दे दिया, इसको न्यूक्लिन कह दिया। एफ मिशनर इसको केंद्रक क्या नाम दिया, केंद्रक को न्यूक्लिन कह दिया, क्योंकि इसके पास जो द्रव्य उन्होंने देखा इस केंद्रक का नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक है ना, तो यह प्रश्न पूछता है कि जो केंद्रक का नाम न्यूक्लिन किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, एफ मिशनर ने क्या किया था, केंद्रक को न्यूक्लिन के नाम से रखा था, यानी केंद्रक को न्यूक्लिन नाम से जाना जाता था। और यह नाम पारित किसने किया था, एफ मिशनर ने किया था। उसके बाद की जो घटना घटी, उसके बाद देखिए, उसके बाद अल्टमान ने क्या किया, इस केंद्रक को उसने कुछ और ही कह दिया। इस केंद्र यानी न्यूक्लिन को उसने क्या कह दिया, केंद्रक यानी न्यूक्लिक अम्ल कह दिया, क्योंकि इसमें भरे के जो लिक्विड था उसको उन्होंने क्या देखा, उसको एक अम्ल के नाम से प्रदर्शित किया, नाम उसको दे दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम एफ मिशनर ने केंद्र को क्या नाम दिया, न्यूक्लिन दिया, और दूसरे में अल्टमान ने न्यूक्लिन को क्या कह दिया, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है ना, क्योंकि केंद्रक में पाया जाता है, यही कारण होता है इसको न्यूक्लिक अम्ल उसने नाम दिया। तो ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कि यह न्यूक्लिन किसने कहा और न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा। तो अब जो हम लोग जानने वाले हैं, इसको विस्तार से जानेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना किस प्रकार की होती है और कैसे बनी है और इसमें कौन कौन से क्षार आते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी उसमें पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमने एक पॉइंट यहाँ नोट किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला सभी जीवधारियों में पाया जाता है, लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है सभी जीवधारियों में क्या करता है, अनुवंशिकता कार्य करता है, यानी सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक है ना, दूसरी बात, यह लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना था, एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के नहीं बना था, लाखों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है, ठीक है, फिर जुड़ा एक बना, फिर जुड़ा एक बना, फिर जुड़ा एक बना, इस तरह का बनते हुए पूरा लाखों श्रृंखलाओं से क्या जुट करके यानी अणुओं से मिलकर के वो बना है। इसीलिए उसे कहा जाता है लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होता है, वो बना होता है। उसमें एक अणु या एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, ताकि उसको एक या दो कहा जा सकता है। वो लाखों में उसकी काउंटिंग होती है ना, लाखों में उसकी गिनती होती है, वो लाखों में मिलकर के इसकी संरचना बनाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने लिख दिया कि न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है श्रृंखला सभी जीवधारियों में पाया जाता है, और ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल नाभिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको न्यूक्लिक नाभिक अम्ल क्यों कहा जाता है, यहाँ पर समझिए। न्यूक्लिक नाभिक अम्ल क्यों कहा जाता है, न्यूक्लिक नाभिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लिक जो होता है वह जो नाभिक होता है वो किसमें पाया, केंद्रक में ही पाया जाता है। यही कारण होता है कि इसको नाभिकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यह नाभिक में पाने के कारण यानी केंद्रक में पाने के कारण क्या होता है, जैसे समझिएगा यहाँ पर, एक केंद्रक में पाने के कारण ही क्या होता है, इसको नाभिकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब आगे देखिए,
कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रत्येक इसमें जो प्रत्येक जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है ना, वह अलग अलग क्षार से मिलकर के बने होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 यौगिक से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह 3 यौगिक से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन से यौगिक से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह तीन प्रकार के यौगिक से मिलकर बने होते हैं। पहला और दूसरा और तीसरा देखिए। पहला क्या होगा दोस्तों, पहला होगा नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है ना। पहला नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होगा पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। तीसरा होगा फास्फोरिक अम्ल। तीसरा क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। ये 3 यौगिक हैं जो अलग अलग हैं, इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड की संरचना हुई है और इन तीनों का नाम हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप लोग इसका नाम नोट करते चलिए कॉपी में, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के यौगिक से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। पहला क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है ना। दूसरा पेंटोस शर्करा और तीसरा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। इन सब के बारे में हम डिफिनेशन भी लिखाएंगे, सबके बारे में समझाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, बस थोड़ा सा धीरे रखिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग कंफर्म हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 प्रकार के यौगिक से मिलकर के बना होता है। पहला नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर चलने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर डीएनए और आरएनए की जो सूत्र होता है उसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ताकि आगे वो खुद हमको आएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डीएनए और आरएनए का जो सूत्र होता है, ठीक है ना, इनका सूत्र क्या होता है, डीएनए में क्या क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। डीएनए कार्बन कितना होता है 5, इसके डबल जो हाइड्रोजन होगा क्या होगा, इसके डबल होता है, यानी 10 होगा। याद रखिए ग्लूकोज का नियम होता है, कार्बन जितना होता है उससे डबल होता है हाइड्रोजन। तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 10। अब ऑक्सीजन इसके ही आसपास होगा, एक कम होगा या इसके बराबर का ही होता है। आरएनए में देखिएगा दोस्तों, आरएनए में कार्बन कितना है, आरएनए में कार्बन 5, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5। ये इसके सूत्र होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी एक नंबर के लिए पूछता है कि डीएनए का सूत्र क्या होता है, किससे दर्शाया जाता है, इसका सूत्र नाम क्या है उसको लिखिए। तो ये आपको सूत्र याद रखना होगा, ठीक है ना। आपको हमेशा इसको याद रखना, क्योंकि अभी इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो इसका काम लगेगा। तो आइए अब हम एक एक पॉइंट वाइज करते हैं, पॉइंट वाइज करके इसको समझते हैं। सबसे पहले पेंटोस शर्करा लेते हैं। सर्वप्रथम पेंटोस शर्करा के बारे में जाएंगे। पेंटोस शर्करा होता क्या है, पेंटोस शर्करा कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए पेंटोस शर्करा के बारे में जानते हैं। 5 कार्बन से इसमें क्या होता है, 5 कार्बन परमाणु होने के कारण इसे पेंटोस शर्करा कहा जाता है। इसमें 5 कार्बन होने के कारण इसे पेंटोस शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसको हम नोट करते हैं, इसमें 5 कार्बन होने के कारण इसे पेंटोस शर्करा
के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा आपको याद रहेगा। पेंटो शर्करा किसे कहते हैं? तो पेंटो शर्करा में इसमें 5 कार्बन होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? पेंटो शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये डीएनए प्लस आरएनए में भी पाया जाता है दोस्तों। किसमें पाया जाता है? डीएनए प्लस आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये डीएनए प्लस आरएनए में भी पाया जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। डीएनए प्लस आरएनए में भी ये क्या होता है? पाया जाता है। अब आइए इसके कुछ हम संरचना बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और आरएनए में कितने कार्बन होते हैं और डीएनए में कितने कार्बन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखेंगे। इसको भी हटा देते हैं अगर दिक्कत होगा। चलिए, यहाँ पर हम बनाते हैं आरएनए। ठीक, यहाँ पर बनाएंगे डीएनए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेंटो शर्करा के शुगर को हम ले लेते हैं बीच में। इसमें शुगर पाया जाता है, इसलिए यानी ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? बीच में, मध्य में रखते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस तरह का टेबल आपको बनाना है। ठीक है ना, इस तरह क्या करना है? आपको टेबल बनाना है। तो यहाँ पर नंबर वाइज कीजिए कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है ना, और एक यहाँ पर होगा। अब देखिए, अब जहाँ से हम बनाए हैं दोस्तों, वहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ना? अच्छा, इधर बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है ना, और यहाँ से एक बनाएंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से बनाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हम मतलब कि ऑक्सीजन जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम नंबर वाइज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से क्या हो गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब नंबर कर दीजिए 1, ठीक है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ये क्या हो गए? कार्बन के जगह, यानी किस किस जगह पे कार्बन होते हैं तो हमने यहाँ पर नोट किया। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या होगा? H होगा। यहाँ पर कार्बन का पूर्ण संख्या हो गया और यहाँ पर होगा CH2OH होता है। ठीक है ना, यानी इस 5वें स्थान पे क्या होता है? कार्बन का CH2OH होता है। ठीक है ना। अब इस प्रकार एक कार्बन काउंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हुआ और यहाँ पर एक है जो 5वें स्थान पर ऊपर चढ़कर क्या होता है? एक झंडे की तरफ दिखाई देता है। उस स्थान पे क्या होता है? वो 5वां कार्बन आकर के जुड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें देखिएगा, ये दूसरे स्थान पर क्या है? दूसरे स्थान पर हाइड्रोक्साइड है, यानी OH दूसरे स्थान पे है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम जब डीएनए में बनाएंगे तो डीएनए में देखिएगा कुछ इससे कुछ अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। ये तो आरएनए समझ में आ गया। आरएनए में H ऊपर में रहेगा, नीचे OH, ऊपर में H रहेगा, नीचे में क्या रहेगा? OH, यहाँ पर ऊपर में H, नीचे में OH और यहाँ पर OH गलती से मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ H रहेगा और ऊपर में 5 वाले स्थान पर CH2OH होता है। ठीक है ना। ये दोस्तों क्लियर हो गया। अब चलते हैं, चलिए अब डीऑक्सीराइबो के बारे में जानते हैं। इसी का कारण है इसे राइबोस के नाम से जानते हैं। इसी के कारण इसे राइबोस के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। आइए अब डीएनए की संरचना बना करके देखते हैं। सेम प्रक्रिया वही होगी। 1, 2, 3, 4, ऊपर एक 5 होगा। यहाँ पर नंबर 1 कर दीजिए, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए H यहाँ पर रखिए, OH यहाँ पर रखिए, यहाँ पर H रखिए, यहाँ पर OH न रखिए दोस्तों, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H, वहां पर H और यहाँ पर H होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2OH होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि हमने क्या कहा था कि वीडियो के हम लास्ट में एक चीज बताएंगे
जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल को डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले आरएनए में देखिएगा दोस्तों, ये दूसरे स्थान पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, जब इसके डीएनए में दूसरे स्थान पर सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दूसरे स्थान पर हाइड्रोक्साइड है और इस वाले दूसरे स्थान पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर कहने का मतलब है ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीट कर देता है, ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। यही कारण होता है कि इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक नाम से जाना जाता है और इसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप के दोनों चीज क्लियर हो गए। आप दोनों चीज को ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएंगे और आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। ये इस स्थान पे देखिए, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH होना चाहिए, यहाँ पर भी OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर OH नहीं है। यही कारण है कि इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीट कर, समझिए डिलीट कर दिया, समझिए क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक के नाम से जाना जाता है। आई होप के समझ में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली संरचना के बारे में देखते हैं। चलिए तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक। अगला टॉपिक 2 नंबर, इसके बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन क्षारक किसे कहते हैं दोस्तों, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से बना होता है। यह नाइट्रोजनी युक्त यानी यौगिक से क्या होता है, बना होता है। इसका परिभाषा ये युक्त यौगिक से बना होता है, ठीक है ना। ये पूरा नाइट्रोजन युक्त से क्या होता है, बना होता है। और ये कितने 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार के और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्या होता है, पहला एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, ठीक है ना, एक होता है पिरिमिडिन और एक होता है प्यूरिन, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से डीएनए में पाया जाएगा, कौन सा आरएनए में पाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए नाइट्रोजनी क्षार, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक से क्या होता है, बना होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। अब इसके भी 2 भाग होते हैं, देखिए कौन कौन होते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में ए और ये आता है जी। इसका मतलब होता है एडनिन, ठीक है ना, एडनिन होगा, इसका मतलब ग्वानिन होगा, इसका मतलब ग्वानिन होगा। पिरिमिडिन के 3 पार्ट्स, ठीक है ना, पिरिमिडिन के कितने पार्ट्स, 3। पहला एक होता है आपका थायमिन, दूसरा होता है साइटोसिन, तीसरा होता है यूरेसिल, ठीक है ना। इसमें देखिए साइटोसिन टी से थायमिन होता है, सी से साइटोसिन होता है और यू से यूरेसिल होता है। इधर में 3 हुआ, इधर में कितना हो गया, 2। लेकिन हमारे डीएनए में जो लगता है वो हमारे 4 का ही पेयर्स बनता है। जो हमारे डीएनए में जो बनता है, कितना का बनता है, डीएनए हो या आरएनए हो, कितना का पेयर्स बनता है, 4 का ही बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो 5 दिया गया है, ठीक है ना। आखिर काम कैसे करता है, तो आइए अब इसको हम जानते हैं कि आखिर एडेनिन कैसे काम करता है और प्यूरिन और पिरिमिडिन कैसे काम करते हैं और किस प्रकार के जुड़े हुए रहते हैं। ये समझ में आ गया कि पिरिमिडिन कितने पार्ट्स, 3, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन। अब इसको संरचना के रूप में देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, जब डीएनए हुआ, जब डीएनए बनेगा इसमें क्या लगेगा, ए, ठीक है ना, और जी, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा सी। इतना दोस्तों याद रखिएगा, डीएनए में ए जी टी सी होता है, 4 का पेयर्स बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसी को डबल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, जी टी सी होगा, तब टी होगा, तब जी होगा, और तब ए होगा, ठीक है ना। यही बार बार क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, यानी 4 का क्या बनेगा, पेयर्स बनते जाएगा और ये रिपीट करते जाएंगे। अब जानिए आरएनए में क्या होता है। बस इसके जगह पे क्या होता है, जब यहाँ पर आरएनए बनेगा तो आरएनए में ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो टी है, टी को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर यू को लगा दिया जाएगा। जैसे ए और यहाँ पर जी तो रहेगा ही, अब टी की जगह पर यू और सी लग जाएगा, यानी टी को हटा देंगे। डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो टी को हटा देंगे, ठीक है ना, और आरएनए से डीएनए बनाना होगा तो यू की जगह पर टी लगा देंगे। बस यही का खेला है। आप लोग बस इतना ही जानिए कि जब डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो टी के जगह पर क्या रख देंगे, यू रख देंगे, और आरएनए से जब डीएनए बनाना होगा तो यू की जगह पर टी रख देंगे। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अब हम आगे संरचना को करके दिखाते हैं किस प्रकार संरचना होती है। प्यूरिन में डबल रिंग होता है दोस्तों, प्यूरिन में 2 रिंग होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि प्यूरिन और प्रिमिडियन की जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्यूरिन की। प्यूरिन में देखिए यहाँ पर हमने इसकी संरचना बनाई। हमने पहले क्या लिखा था कि प्यूरिन में क्या होते हैं, 2 रिंग होते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 रिंग बनाया, ठीक है ना। पहले प्यूरिन समझते हैं, उसके बाद प्रिमिडियन समझेंगे। तो प्यूरिन में कितने होते हैं, 2 रिंग, तो हमने यहाँ पर 2 रिंग बनाया। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 यानी पहले वाले स्थान पर इसमें क्या जुटेगा, नाइट्रोजन जुटेगा, दूसरे स्थान पर कार्बन, और तीसरे स्थान पर क्या जुटेगा, नाइट्रोजन, और चौथे वाले पर कार्बन, और पांचवें पर क्या जुटेगा, कार्बन। और यहाँ पर पांचवें के बाद देखिए यहाँ पर होगा आपका 6 वाला कार्बन, ठीक है ना, और यहाँ पर 7वें नंबर पे क्या जुटेगा, नाइट्रोजन, और 8 नंबर पे क्या जुटेगा, कार्बन, और 9 वाला स्थान पे क्या जुटेगा, नाइट्रोजन। ये दोस्तों याद रखिएगा, इसमें इसको पूछता है कि प्यूरिन में नाइट्रोजन किस किस स्थान पे जुड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि प्यूरिन में नाइट्रोजन का कौन कौन सा स्थान होता है, तो आपको याद रखना होगा सर्वप्रथम पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद से आपका 7वां, उसके बाद से आपका 9वां, यानी इस स्थानों पे क्या होता है, नाइट्रोजन जुड़ता है प्यूरिन में। तो ये आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन किन किन स्थानों पे जुड़ता है, इस संरचना आपको याद रखना होगा। आइए आप प्रिमिडियन के बारे में देखिए। तो प्रिमिडियन में क्या होता है कि इसमें 1 और तीसरे स्थान पर ही नाइट्रोजन जुड़ता है, यानी पहला स्थान और तीसरे वाले स्थान पर ही क्या होता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर कार्बन है दूसरे, और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन 3 है, और चौथे पे कार्बन है, पांचवें पे कार्बन, और छठे पे क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 ही स्थान पे क्या होता है, जुड़ता है, यानी पहले वाले स्थान पे नाइट्रोजन और तीसरे वाले स्थान पर नाइट्रोजन जुड़ता है, उसे प्रिमिडियन कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा, जिस के स्थान पर पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन जुड़ा होगा वह प्रिमिडियन कहलाएगा, और जिस शर्करा के यानी जिस शुगर के स्थान पे अगर यदि पहले स्थान पर नाइट्रोजन और तीसरे पर नाइट्रोजन और 7वें पर नाइट्रोजन और 9वें पर नाइट्रोजन जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्यूरिन के नाम से जानेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जो पॉइंट अब बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।